स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और यह वीडियो क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हिंदी में इसी वीडियो से 30 में 30 आ ही जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय की परख का। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की कुंजी क्या है। तो जीवन की कुंजी क्या है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय का मूल्य समझकर काम करना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधेड़ बुन में। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो एक ठो इसमें भी काव्यांश दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। जो कवि है उसके अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायर बन के चुपचाप रहना, यही जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, रे मनुष्य बस कतार क्रंदन का आश होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुख से रोना, ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। जो कवि हो मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पथ में तारे हैं, यही इसका राइट आंसर नहीं, मनुष्य कायर बनकर ना रहना, यही 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण से, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया है। जो क्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंदर नाचता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का क्या नाम बताइए। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादी कहानी बच्चों सुनाती है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, सुनाती ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। जो पिताजी है उसके द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाक्य, कर्म वाच्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानता होती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। 15 का, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। जो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, यह कौन सा वाक्य है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविर्भाव समास इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समास। जलज का अनेकार्थी
नहीं है, जो जलज कहने का अर्थ ही नहीं है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बादल नहीं है, बादल नहीं है, जलज कहने का अर्थ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, समुच्चय बोधक वय अवयय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इस राइट आंसर 19 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी को इसका तो पता होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा वाक्य उपवाक्य है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्रित वाक्य इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर एक कहानी दिया गया है, बाल गोविंद भगत मंझोलो कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो मंझोलो कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। वो कितने साल के होंगे? तो 60 के ऊपर के ही होंगे। ये बाल पक गए थे, उसका बाल क्या हो गया था? पक गया था। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही ओढ़ते के पीके की तरह शुरू होता गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड और माला बांधते रहते। ये यहाँ पर दिया गया है इस गंध्यांश को। तो इस गंध्या को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। जो बाल गोविंद भगत है वो मंझोला कद के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांध लेते थे? तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि तुलसी की माला। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे? ये तो हो चुका है। और एक ठो दिया गया है, अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आप लोग देख सकते हैं डुमराव में। तो 24 का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं? तो कौन होते हैं? तो ये अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई और डुमराव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर एक ठो कविता दिया गया, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन। मतलब प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो नागार्जुन है। और यह दंतुरित मुस्कान से यह चैप्टर लिखा गया है। दंतुरित का अर्थ क्या होता है? तो दंतुरित का अर्थ होता है बिना दांत के लंबे लंबे दांत, नए नए दांत। दंतुरित का मतलब नए नए दांत। इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, उपरोक्त काव्य की पंक्तियों में रचयिता कवि का नाम है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास इज राइट आंसर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 29 नंबर है, उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अनुप्रास अलंकारिज राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकारिज राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पार्ट 2 में देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धैर्य, विश्वास और आशा। और इसका पैसेज इसका ऊपर में है, आप लोग देख लीजिए कैसा इसका पैसेज, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? तो लोगों को कैसे देखना चाहिए, जो लोगो है उसको कैसा देखना चाहिए? वो संदेह से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से, और या उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांटों के बीच फूलों को पालना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कीजिए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सकारात्मकता का मार्ग, आशा के विश्वास, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्या दिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान करके पढ़िए, इस पद्यांश को और आंसर को छाट कर लिखिए, ये वहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो योगियों जैसा नहीं परमकारी वीरों जैसा हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? किसे सोम कहा गया है पद्यांश में? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धार को सोम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, योगियों नहीं विजयी के शीघ्र जियो रे का क्या संदेश है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमदीप्ति और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इस कविता का मूल स्वर क्या है? इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाहन। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख ही सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? यहाँ पर अब व्याकरण से क्वेश्चन है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है, यह एक प्रकार का आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा जा रहा है। तो 12 का सी हो जाएगा, रीता खाना खाती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जलद का कार्तिक कौन है? तो जलद का कार्तिक कौन है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मछली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, यथासंभव कौन सा समास है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है?
तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाचिच राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद की ओर देख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए हो जाएगा। 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथवा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर को देखिए कैसा कैसा आंसर है। इस पद के रचयिता कौन है, 21 नंबर से पूछा जा रहा है, तो इसके रचयिता जो है वो सूरदास है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो गुड़ खाई हुई चींटियों से की गई है या कमल के पत्ते और तेल के मटके से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 नंबर देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो 25 नंबर में भी एक दिया गया है बाल गोविंद भगत का चैप्टर से, आप लोग उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे इसका आंसर। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, जो उसका बेटा था वो मर गया था, तो क्या कर रहे थे बाल गोविंद भगत, तो गा रहे थे। क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भगत जी का बेटा कौन था, कैसा था, जो भगत जी था बाल गोविंद भगत, उसका बेटा कैसा था, तो चालाक और कर्मठ नहीं, सुस्त और बोधा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 20 का डी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भगत जी की पोतू कैसी थी, सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, और बड़ों का सम्मान न करने वाले, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर का पूरा प्रबंधन करने वाली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोधा का क्या अर्थ है, जो बोधा है, जो बोधा का क्या अर्थ होता है, तो 28 में इसका राइट आंसर क्या, ज्ञानी। इसका राइट आंसर क्या 28 का ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि, जिसके पास उतना बुद्धि नहीं उसको बोधा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, तो माता के आंचल में शरण ली, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यय किया गया है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी तंत्र पर व्यय का मतलब व्यंग किया गया है, मतलब मजाक किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पार्ट थ्री में आप लोग देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, और इस पार्ट 3 को देखने के बाद आप लोगों का 30 में 30 पक्का हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपन्यास में किस मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, तो दैनिक कार्यों और उत्पादन से, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तनाव से बचने के लिए गंध्यास में क्या उपाय सुझाया गया है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्याप्त खाना खाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम होता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा, मतलब बड़ा बीमारियों का खतरा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर बताइए, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृष्टि, इस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपन्न, साहस और धैर्य, इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेह, करुणा और सृजन। क्वेश्चन नंबर 8, नारी के सौपनों
के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उड़ान देने का। क्वेश्चन नंबर 9, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये व्याकरण का वीडियो चाहे तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को तुरंत खाली व्याकरण का ही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो 9 का राइट क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। 9 का मैं खाना खा रहा हूँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्म की आवश्यकता में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? जो सकर्मक क्रिया है में हमेशा क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कर्म। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा दौड़ रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, जो पत्र है वो शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुस्तक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या होता है? तो मुख का अर्थ क्या होता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य मतलब अपना चेहरा, चेहरा इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, यही इसका राइट आंसर है। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लिए होंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण अव्यय राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, यही इसका राइट आंसर है। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, 18 का डी। तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी एक दिया गया है, नेताजी का चश्मा, उसी से इसको दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था? तो किस बात का दुख हो रहा था? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ये गद्यांश को। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौम की मानसिकता और अपने देश प्रेम के प्रति उनकी निष्ठा, यही उसको दुख हो रहा था लेखक को। क्वेश्चन नंबर 22, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होने का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी इसीलिए उसको दुख हो रहा था। और यह बाल गोविंद भगत, इससे जरूर आएगा, यह चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत वाला, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। भगत का निश्चय क्या है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतोह की दूसरी शादी कराने का, यही उसका निर्णय था भगत जी का। क्वेश्चन नंबर 24, पतोह ने क्या कहा था जब भगत ने उससे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर में नहीं जाऊंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भ न के अभ्रक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चा, बच्चा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, महिप कुमार किसे कहा गया है? तो महिप कुमार उसे किसे कहा गया है?
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण को कहा गया है, इसका राइट आंसर लक्ष्मण। विपुल बार मही द्रवन दिन्ही में महादेव किसका संदर्भ है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है महादेव शिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, परशु बिलोको महिप कुमार ने परशु किसके लिए प्रयुक्त है हुआ है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एक युद्ध अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 29, गंतुक का क्या अर्थ है? तो गंतुक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी पहाड़। क्वेश्चन नंबर 30, जितने जीते नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। और आप लोगों को सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।